नमस्कार। सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की झांसी की। झांसी के मेडिकल कॉलेज में भीषण आग लगी है। झुलसने से 10 शिशुओं की दर्दनाक मौत हुई है। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बीती रात आग का तांडव देखने को मिला। यहां नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में अचानक आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। 12 घंटे में जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक नवजात शिशु देखभाल इकाई के एक हिस्से में अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लग गई। इस भीषण आग में झुलसने से 10 नवजात शिशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना रात तकरीबन 10:30 से 10:45 के बीच की है, जब ये दर्दनाक घटना हुई है अस्पताल में। और देखिए, सबसे दुखद ये कि नवजात बच्चे, यानी कि जिन्होंने अभी कुछ ही वक्त पहले जन्म लिया इस दुनिया में, उनकी दर्दनाक मौत हुई है। ये बेहद दुखदाई खबर है और फ्रंट पेज पर इसका जिक्र हुआ है। आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और मेरे हाथ में भी अखबार है। देखिए, 10 नवजात की मौत हुई है, 37 बचा लिए गए हैं। ये खबर आप देख सकते हैं। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इसका संज्ञान उन्होंने लिया है। एनएसयू में आग लगने के बाद शिशु खिड़की से सुरक्षित निकालते दिखे दमकल कर्मी। जाहिर तौर पर जब आग लगी तो मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और वार्ड देखिए पूरी तरह से अंदर से जल गए। तस्वीरें भी साझा की गई हैं। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के विशेष नवजात देखभाल इकाई का जिक्र करें। 10 नवजात बच्चों की झुलसने से और दम घुटने से मौत हो गई है। कितनी दर्दनाक ये खबर है। जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 55 नवजात भर्ती बताए जा रहे थे। 45 नवजात को सुरक्षित निकाल लिया गया, उनका इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना मिलती तकरीबन 15 दमकल जो है मौके पर पहुंचे। सेना को भी बुलाया गया रेस्क्यू के लिए। स्थिति कितनी ज्यादा यहाँ पर विकट रही होगी, गंभीर रही होगी, आप इस बात से समझ सकते हैं। सेना और दमकल ने मिलकर आग बुझाई है। 10 नवजात की मौत से अस्पताल परिसर में कोहराम मच गया। माता पिता अपने बच्चों को बचाने की गुहार लगाते हुए नजर आए और जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर रहे हैं उनके मुताबिक तकरीबन रात 11:15 वार्ड से धुआं निकलता हुआ इन्होंने देखा है। जब तक कुछ लोग समझ पाते आग की लपटें उठी, कुछ ही देर में ये जो आग है पूरी तरह से फैल गई और वार्ड को अपनी जद में ले लिया। भगदड़ की स्थिति यहाँ पर जो है मच गई है। नवजात को बाहर निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जो धुआं है वो दरवाजे तक पहुंच गया और धुएं की वजह से दरवाजे पर आग की लपटें पहुंच गई, जिसकी वजह से ब्लॉक हो गया जो पूरा पैसेज था। इसलिए दरवाजे से बाहर नहीं निकाला जा सका। दमकल की गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंची हैं, रेस्क्यू चलाया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि पहले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगी है और देखते देखते पूरा वार्ड आग की चपेट में आ गया है। उसके बाद देखिए, आग के चलते वार्ड में धुआं भरा दिखाई नहीं दे रहा था। जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है कि आप सामने देख भी नहीं पा रहे। आग से बचाव के लिए सेफ्टी अलार्म लगाए गए थे, लेकिन अलार्म नहीं बजे। अब यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी लापरवाही की खबर भी आई है। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया है, जांच के निर्देश जारी कर दिए। उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य झांसी रवाना हो गए। झांसी के मंडलायुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक को हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं। सीएम ने दुख जताया हादसे पर और 12 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे भी माता पिता हैं जो पहली बार शिशु को जन्म दे रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत स्ट्रगल के बाद पेरेंट्स बनते हैं और अगर उन लोगों के साथ ये घटना घटी है तो इसका जो दर्द है, दुख है, वो कितना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये कोई भी माता पिता अभिभावक जो है बखूबी समझ सकते हैं। लापरवाही कितनी बड़ी हुई है, अलार्म नहीं बजा है वक्त पर, और आखिर वहां पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से, कैसे क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। अब आप ये भी समझिए कि 55 नवजात अगर यहाँ पर भर्ती थे तो ये एक बड़ा हॉस्पिटल है, रिनाउंड हॉस्पिटल है। इसी वजह से यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे जो है वो एडमिट थे, जिनको शुरू में केयर दी जाती है जब बच्चे पैदा होते हैं, कमज़ोरी की वजह से, दूसरी दिक्कतों की वजह से। लेकिन अगर इस तरह की घटना हो जाती है, दुर्भाग्यवश कहे, जो भी कहे, लेकिन चूक तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की हुई है और ऐसे में जवाबदेही तय होना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी हो जाता है। वो माता पिता जो अस्पताल में मौजूद रहे होंगे, जिन्होंने अपनी आँखों से ये पूरा मंज़र देखा होगा, कितना दर्दनाक ये उनके लिए रहा होगा, कितना मुश्किल भरा वक़्त उनके लिए रहा होगा। इसी वजह से सिर्फ़ वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, तकरीबन पौने 11 बजे की घटना बताई जा रही है, रात शुक्रवार रात की, यानी कि जो बीती रात है, तब की घटना बताई जा रही है। उन लोगों में हड़कंप मचा। इसके बाद जिसने भी इस खबर को सुना, आज सुबह के अखबारों में इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है और सुबह उठते ही ये खबर पढ़ना कितना ज़्यादा दुखदाई हो जाता है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है और जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, जो कि स्वास्थ्य महकमा आप ही देख रहे हैं, वो भी अब चौकस नज़र आ रहे हैं। दुख जाहिर किया वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ जांच करने के लिए कहा है और जांच रिपोर्ट 12 घंटे में सौंपने के निर्देश भी जारी हुए हैं सरकार की तरफ से। देखिए, ज़ाहिर तौर पर अगर आप एक अस्पताल बना रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग वहाँ पर इलाज के लिए पहुँच रहे हैं, तो जिम्मेदारियाँ आपकी बहुत बड़ी हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सुरक्षा के ऐसे मानक हैं जो तय होने चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, चीज़ें वक्त वक्त पर रीचेक होनी चाहिए कि कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप पर भरोसा करके वहाँ पर एडमिट हो रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर छोड़ा हुआ है और उसके बाद अगर इस तरह की बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो जाहिर तौर पर ये बहुत ज़्यादा दुखदाई है। अब इसके बाद सोचिए, जिन लोगों के साथ ये दुर्घटना हुई है, जिनके बच्चे नहीं बच पाए हैं, हालांकि कोशिश की गई, दमकल कर्मी यहाँ पर तमाम पहुँच गए और उसके बाद देखिए सेना को भी बुलाया गया, क्योंकि स्थिति वाकई में बहुत ज़्यादा विकट थी। यहाँ पर छोटे नवजात बच्चे जिन्हें किसी तरह से बाहर निकाला गया, खिड़कियाँ तोड़ने का सहारा लिया गया खिड़कियों के ज़रिए, क्योंकि दरवाज़ा बताया जा रहा, धुआं इतना ज़्यादा था कि पूरा पैसेज जो है ब्लॉक हो गया, दिखाई भी नहीं दे रहा था धुएं के गुबार की वजह से। ऐसे में उन तमाम बच्चों को बाहर निकालना, मोस्टली रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन 10 बच्चे जान गंवा चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका इलाज हो रहा है, जिनकी स्थिति गंभीर भी बताई जा रही है। हालांकि जिस तरह से तुरंत एक्शन लिया गया, जाहिर तौर पर ये भी देखने वाली बात है, लेकिन इस बीच अब सवाल ये है कि जवाबदेही किसकी तय होगी, देखना होगा जांच रिपोर्ट में निकल कर क्या कुछ सामने आता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो आज़ादी की लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है, योगदान को मिटाने की हुई है कोशिश, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया है और दैनिक जागरण में, अमर उजाला में भी इस खबर का जिक्र हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी समाज के उत्थान की बात कही, साथ ही पूर्व की सरकारों पर भी निशाना इस दौरान उन्होंने साधा है। पीएम ने कहा कि आज़ादी में केवल एक परिवार या एक पार्टी ने बलिदान नहीं दिया है, योगदान नहीं दिया है, बल्कि आदिवासी समाज ने भी इस दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो उनके द्वारा दिया गया है। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। बिरसा मुंडा, तिलका माझी जैसे अनेक महापुरुष हैं जो कि देखिए यहाँ पर उनका कंट्रीब्यूशन नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं और देखिए उन्होंने सराहना भी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस बात का उन्होंने उल्लेख किया जब वो यहाँ पर पहुँचे कि बोडोलैंड के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार हो चुकी है। 2020 में ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद यहाँ विकास की लहर देखी गई है। प्रधानमंत्री ने पहले बोडोलैंड महोत्सव को संबोधित करते हुए हिंसा की राह छोड़ने के लिए बोडो समुदाय की सराहना की है। उन्होंने कहा, असम के जंगलों के कुछ हिस्से कभी छिपने के ठिकाने हुआ करते थे, लेकिन अब युवाओं की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरा करने का जरिया बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर में स्थायी शांति के लिए लगातार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। पीएम ने कहा कि वो असम समेत पूरे पूर्वोत्तर को भारत की अष्ट लक्ष्मी मानते हैं। विकास का सूरज पूर्वी भारत से उगेगा जो विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। तो देखिए तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं और अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है, तस्वीर भी छापी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए थे उनमें भी शिरकत की थी, वो खुद वहाँ पर पहुँचे थे और
किस तरह से जनजातीय गौरव दिवस में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया और कहा कि आदिवासियों का भी बहुत महत्व रहा है, बहुत योगदान रहा है, जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ये देखिए, ये खबर भी आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो शांति समझौते से अब बोडोलैंड में विकास की लहर आई है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और एक स्क्रीन पर भी आपको एक हेडलाइन हम दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है और उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती, एक परिवार को श्रेय नहीं दिया जा सकता है, इस बात का उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो देखिए, बोडोलैंड महोत्सव को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने और पूर्वोत्तर को बताया भारत की अष्टलक्ष्मी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बोडोलैंड के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार हो चुकी है। 2020 में ऐतिहासिक शांति समझौते के बाद यहां विकास की लहर देखी गई। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को पहले बोडोलैंड महोत्सव को संबोधित करते हुए हिंसा की राह छोड़ने के लिए बोडो समुदाय की सराहना भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असम के जंगलों में कुछ हिस्से कभी छिपने के ठिकाने हुआ करते थे, लेकिन अब युवाओं की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, उनके विजन है और पूरा करने के माध्यम बन रहे हैं। ये सरकार पूर्वोत्तर में स्थायी शांति के लिए लगातार कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। पीएम ने कहा कि वो असम समेत पूरे पूर्वोत्तर को भारत की अष्टलक्ष्मी मानते हैं। अब विकास का जो सूरज है वो पूर्वी भारत से उगेगा, जो विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देगा। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों की सीमा विवादों का सौहार्दपूर्ण जो है अब समाधान खोजने की कोशिश कर रही है। बोडो शांति समझौते से न सिर्फ समुदाय को फायदा हुआ है, बल्कि क्षेत्र में कई और समझौतों के लिए नए रास्ते जो है वो भी खुले हैं। अगर वो कागजों पर ही रहता है तो दूसरों को मुझ पर भरोसा नहीं होता। आपने समझौते को अपने जिस तरह से यहाँ पर पॉजिटिविटी मिली है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बताता है और ये बताता है किस तरह से यहाँ पर विकास होना है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर जो सकारात्मक नतीजे उन पर भी संतोष जताया। मोदी ने कहा कि शांति समझौते के सकारात्मक परिणामों को देखकर बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। आपने नया इतिहास लिखा है, 50 साल का रक्तपात, 50 साल तक हिंसा, 3-4 पीढ़ियाँ इस हिंसा में खप गई हैं। कितने दशकों बाद बोडो आज महोत्सव बना रहे हैं। शांति समझौते के बाद मुझे कोकराझार आने का अवसर मिला है और जो अपनापन, जो स्नेह यहाँ पर मुझे मिला है वो काफ़ी काबिले तारीफ हो जाता है। तो बहरहाल इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जब यहाँ पर पहुँचे और बहुत सारे तोहफे भी प्रधानमंत्री मोदी ने दिए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, पीएम का विमान खराब, 2 घंटे फंसे, राहुल का चॉपर रोका गया। तो नव भारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस है। अमर उजाला में भी फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। झारखंड के देवघर में प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई थी। देखिए, झारखंड पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका विमान जो है यहाँ पर फंसा रहा। मोदी 2.5 घंटे विमान में ही रहे। इसके बाद दिल्ली से आए स्पेशल प्लेन से रवाना हुए। उधर झारखंड के गोड्डा में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी की क्लियरेंस नहीं मिली। उन्हें 1.5 घंटे तक हेलीपैड पर इंतजार करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने राहुल के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिलने पर चुनाव आयोग से शिकायत की है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी बिहार के जमुई से सभा कर देवघर एयरपोर्ट जा रहे थे। इस कारण राहुल के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली। झारखंड में दूसरे फेज में 38 सीट्स पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। पहले फेज में 43 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी आपको एक हेडलाइन दिखा रहे हैं, पीएम मोदी के विमान से जुड़ी हुई खबर। और ये देखिए, मेरे हाथ में भी अखबार है, इसमें भी आप दैनिक भास्कर अखबार है। हालांकि बहुत सारे अखबारों में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। हेडलाइन भी आपको बता दूं, झारखंड में उड़ानें थमी हैं और ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं इस वक्त झारखंड में। और ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों के बीच दो सियासी दिग्गजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। तो दोनों की तस्वीरें छापी गई हैं बाकायदा। तकनीकी खराबी से प्रधानमंत्री मोदी का विमान फंसा, 3 घंटे उसी में बैठे रहे और राहुल का हेलीकॉप्टर 2 घंटे अटका रहा। अब आरोप लगा दिया गया है, राजनीतिक खराबी बता दी गई है और ये भी कह दिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि भाजपा का जो रवैया है वो स्वीकार्य नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। इस तरह का रवैया है भारतीय जनता पार्टी का।
ये कहा जा रहा है कि राहुल का चौपर इसीलिए रोका गया कि प्रधानमंत्री देवघर में, लेकिन कांग्रेस ने 70 सालों तक देश पर शासन किया और ऐसी घटना कभी भी किसी विपक्षी नेता के साथ नहीं हुई है, ये स्वीकार्य नहीं है, ये कहा गया है दीपिका पांडे सिंह की तरफ से, जो कि प्रत्याशी हैं। तो ये तमाम आरोप लगाए गए। अब देखिए, सबकी तस्वीरें छपी है बाकायदा कि किस तरह से राहुल गांधी भी वेट करते रहे चौपर में, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भी विमान उनका भी फंसा रहा, तकनीक की खराबी बताई जा रही। 3 घंटे प्रधानमंत्री मोदी भी बाकायदा बैठे रहे हैं और इस दौरान फाइल और किताबें वो पढ़ते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी एयरफोर्स 1 विमान से बिहार के जमुई में आयोजित जनजातीय सभा में शामिल होने के लिए सुबह 11 बजे दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट पहुंचे थे। जमुई गए और दोपहर 2:30 बजे देवघर एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन विमान उड़ान नहीं भर पाया। पायलट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को उसकी जानकारी दी, जिससे एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। इस दौरान एसपीजी ने पीएम को प्लेन में ही बैठाया। एसपीजी ने प्लेन में ही उन्हें बैठे रहने दिया। दिल्ली से वायुसेना का दूसरा विशेष विमान भेजा गया, जिससे प्रधानमंत्री शाम 5:30 बजे जो है रवाना हुए। अब देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी का जो रवैया है वो स्वीकारपूर्ण नहीं है, कहीं ना कहीं ये पक्षपात हो रहा है। इस पर अब बीजेपी ने भी जो है जवाब दिया है और बीजेपी ने कहा कि देखिए, कांग्रेस की जो सोच है वो नकारात्मक है, नेगेटिव सोच है उनकी। ये कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। उन्हें भी पता है कि जहां भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, एटीसी वहां दूसरे उड़ानों की अनुमति नहीं देता है। ये एक प्रोटोकॉल है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। यानी कि अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए की जो प्राथमिकता आदिवासी, जिससे कोई नहीं पूछता है, मोदी उसे पूछता है। अब क्योंकि झारखंड में चुनाव है, पहले चरण का तो हो चुका है मतदान और दूसरे चरण की बारी है, और इसीलिए जो तमाम कोशिशें है ना वो की जा रही है जनता को वहां पे साधने की। रैलियां हो रही हैं, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार हो रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, राहुल गांधी पहुंचे थे, लेकिन अब प्लेन फंस गए हैं और उसके बाद जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का पद ज्यादा ऊंचा है, तो पहले उनको क्लियरेंस मिली है। इस पर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। जैसे बीजेपी ने कहा है कि ये सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं, आपका सिर्फ काम है जनता को गुमराह करना। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमित शाह की चुनौती आपको बताते हैं। अमित शाह की चुनौती, सावरकर बाल ठाकरे पर 2 अच्छे शब्द बोलकर दिखाएं राहुल गांधी, ये अमित शाह ने कहा है। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीर सावरकर और शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के बारे में अच्छा बोलने की चुनौती दी है। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के हिंगोली में रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, उद्धव जी, अगर आप में हिम्मत है तो राहुल बाबा से वीर सावरकर और बाला साहब के बारे में 2 शब्द अच्छे बोलने के लिए कहकर दिखाएं। शाह ने कहा, राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। राहुल बाबा, ध्यान से सुनो, न केवल आप बल्कि आपकी चौथी पीढ़ी भी अनुच्छेद 370 वापस नहीं ला सकती। शाह ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने विश्वास के साथ कहा था कि उनकी पार्टी की जीत होगी। लोकतंत्र में इतना अहंकार, नतीजे देखिए, हरियाणा में कांग्रेस का सफाया हो गया और भाजपा ने सरकार बना ली है। अब देखिए, खबर मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे हाथ में अमर उजाला अखबार है और अमित शाह की तस्वीर के साथ इसको छापा गया है। स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, जो मौजूदा तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें भी अमित शाह की वो तस्वीर नजर आ रही है और कहा गया है कि एक शाह की चुनौती है ये। देखिए, सावरकर बाल ठाकरे पर 2 शब्द अच्छे बोलकर दिखाए राहुल। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा गया है अमित शाह की तरफ से कि राहुल गांधी इनके बारे में कभी कोई अच्छी टिप्पणी करते ही नहीं है, कुछ भी जो बोलते हैं वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है राहुल गांधी को चुनौती दे रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा, संबोधित कर रहे थे वो शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को और कह रहे थे कि उद्धव जी, हिम्मत अगर हो तो राहुल गांधी जी से वीर सावरकर और ठाकरे की प्रशंसा वाले 2 शब्द बोलकर दिखवाएं। रैलियों को संबोधित कर रहे थे। अब देखिए, जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं, चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव है और ये भी जो बातें हो रही हैं ये सब चुनाव संबंधित है, चूंकि जनता को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है और ऐसे में हर मुमकिन कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से की जा रही है। उसी कड़ी में अमित शाह ने ये कह दिया है कि ये देखिए, स्वतंत्रता सेनानियों के मन में के लिए जो है कांग्रेस पार्टी के मन में कोई सम्मान नहीं है, इसीलिए इस बात का जिक्र अमित शाह ने किया है और कहा है कि अगर राहुल गांधी 2 शब्द अच्छे बोलकर इनके बारे में दिखा दे, यानी कि मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है आम जनता के बीच कि इनके मन में उन लोगों के लिए जिन्होंने आज़ादी के लिए आत्मसमर्पण किया है, बलिदान दिया है, इनके मन में उनके लिए कोई भी अच्छी भावना नहीं है।
ये उनके कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करते हैं। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया और धारा 370 का भी जिक्र किया। कहा कि जो आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि 370 वापस बहाल कौन करना चाहता है, कि जम्मू कश्मीर में प्रस्ताव पारित करवा रहे हैं। घमंड इनका देखिए, हरियाणा में ये कह रहे थे कि ये कॉन्फिडेंट है कि इन्हीं की सरकार आएगी, सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन हुआ क्या, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन गई। तो इन तमाम बातों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया और आड़े हाथों लिया राहुल गांधी को और ऑपोजिट जो गठबंधन है उसको भी। कुल मिलाकर सब कुछ महाराष्ट्र की राजनीति के लिए हो रहा है। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता किसे स्वीकार करती है और किसे नकारती है, यानी कि बदलाव चाहती है या फिर बदलाव नहीं चाहती। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो देखिए, मोदी संविधान खत्म कर अदानी को सिस्टम सौंपना चाहते हैं, राहुल गांधी ने कहा। अब झारखंड के महगामा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दीपिका पांडे सिंह के समर्थन में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कड़े हमले किए और देश के संविधान की रक्षा, जातीय जनगणना और आरक्षण के मसले पर बड़ी घोषणाएं की। राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत में भारतीय संविधान की किताब को दिखाया और कहा कि इंडिया अलायंस संविधान को बचाने की जंग लड़ रहा है, जबकि बीजेपी और आरएसएस इसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान भारत के महापुरुषों की सोच का प्रतीक है और ये भारत के लोगों की आत्मा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये संविधान ये गरीबों को अधिकार देता है, जैसे वोट का अधिकार, पानी का अधिकार, जंगल का अधिकार और ये तमाम अधिकार। बीजेपी आरएसएस संविधान को कूड़ेदान में फेंकना चाहते हैं, लेकिन हम संविधान की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की किताब पढ़ी होती तो वो नफरत फैलाने और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने जैसी बातें नहीं करते। तो झारखंड में भी चुनाव है और इसीलिए झारखंड से किस तरह से राहुल गांधी हमला करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री मोदी पर। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और मेरे हाथ में भी अखबार है। हम भाजपा से नहीं डरते हैं, हमारे पास मोहब्बत की दुकान है। अब देखिए, मोहब्बत की दुकान का बार बार जिक्र होता है। राहुल गांधी इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं जब भी भाषण देते हैं कि हमारे पास मोहब्बत की दुकान है। और जब झारखंड पहुंचे तो झारखंड की जनता से कहते नजर आए कि अरबपतियों को फायदा पहुंचा रहे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए कि हम डरते नहीं हैं उनसे। प्रधानमंत्री मोदी जो है देश के गरीबों को दरकिनार कर रहे हैं, अरबपतियों को फायदा पहुंचा रहे, अमीर को और अमीर बना रहे हैं और भाजपा पर नफरत और हिंसा फैलाने का आरोप भी उनके द्वारा लगाया गया। कहा कि इसे प्यार से खत्म किया जा सकता है, हमारे पास तो मोहब्बत की दुकान है, हम सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। तो झारखंड के गोड्डा जिले के महगामा विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि राहुल लाल किताब दिखा रहे, इसका रंग नहीं बल्कि इसकी सामग्री अहम है। अब देखिए, ये राहुल गांधी ने कहा कि संविधान का सम्मान हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की किताब पढ़ी नहीं, अगर संविधान उन्होंने पढ़ा होता तो वो नफरत नहीं फैला रहे होते, राहुल गांधी द्वारा कहा गया। उन्होंने आगे कहा कि ये इंडिया गठबंधन और भाजपा आरएसएस के बीच की विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की जंग है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक बार फिर से यहाँ पर हवाला दिया गया है संविधान का और ये कहा गया है कि संविधान की रक्षा हम कर रहे हैं। अगर दूसरा गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आती है तो फिर से नफरत यहाँ पर फैलाने की बड़ी कोशिश की जाएगी, जो कि देश में फिलहाल हो रहा है, ऐसे राहुल गांधी ने आरोप लगाए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और अजीत पवार को बटेंगे तो कटेंगे का मतलब समझ नहीं आया, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। अमर उजाला में इस खबर का जिक्र है, स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे के कारण महायुति में ही विभाजन हो गया है। पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने साफ शब्दों में इसका विरोध किया था। इसके बाद बीजेपी नेता पंकजा मुंडे, अशोक चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटिल ने भी इस नारे का विरोध किया है। इस पर अब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टिप्पणी की है, क्या महायुति में शामिल सरकार में बैठे बीजेपी नेता बटेंगे तो कटेंगे का सही मतलब नहीं समझ पाए हैं। इस पर फडणवीस ने कहा कि उनकी पार्टी का नारा बटेंगे तो कटेंगे, विभाजन से विनाश होगा। कांग्रेस नीति महाविकास अघाड़ी एमवीए के विभाजनकारी चुनाव प्रचार अभियान के जवाब में गढ़ा गया है। इस नारे का मूल संदेश ये है कि सभी को एक साथ रहना होगा। फडणवीस ने कहा कि इस नारे का मतलब ये नहीं है कि हम मुस्लिम्स के खिलाफ हैं। हमने ये नहीं कहा कि लाडली बहन योजना का लाभ मुस्लिम महिलाओं को नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, अजीत पवार को बटेंगे तो कटेंगे का मतलब नहीं समझ आया है, ये देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये आपस में महाविकास अघाड़ी में भी कहीं ना कहीं एक जिसे कहेंगे
अनबन जो है वो हमने अलग अलग मंचों पर देखी, अलग अलग वक्त पर। अब स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, हेडलाइन आपको दिखा रहे हैं और मेरे हाथ में भी अखबार है जिसमें इसका जिक्र किया गया है और थोड़ा समझाने की कोशिश आपको करते हैं। तो देखिए, अजीत ने फिर कहा कटेंगे तो बटेंगे नारा यहाँ नहीं चलेगा, यह महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, इस बात का जिक्र किया है। फडणवीस बोले हिंदू विरोधी लोगों के साथ रहे हैं अजीत, समझने में लगेगा वक्त, ये निशाना साध दिया देवेंद्र फडणवीस ने। अब दोनों एक साथ ही हैं, एक ही गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन आपस में भी कहीं कहीं जो है वो जो असहमति है वो नजर आती है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर भी नारा दिया, नारे बटेंगे तो कटेंगे, और इसे लेकर उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार के बीच एक बार फिर से कहीं ना कहीं मतभेद देखे जा रहे हैं। एक नेता ने कहा कि देखिए जी, बटेंगे तो कटेंगे, ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं कहा गया, ये पूरे देश की बात हो रही है, यानी कि सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। अब जिसको इसका जो मतलब निकालना है वो मतलब निकाल सकता है। अब चूंकि अजीत पवार पहले दूसरे गुट का हिस्सा रहे, इसलिए उन्हें बात समझने में जरा वक्त लगेगा। ये निशाना साध दिया है, तंज कस दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं उस खबर की जिससे आप सभी का सरोकार है, और खास तौर से अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं या फिर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हवा जहरीली हो गई है और धुंध अब गहराती जा रही है। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर है, न भारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर है, या फिर यूं कहे कि हर अखबार में इसे तरजीह दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 से नीचे आ गया है। कल शाम 7 बजे AQI घटकर 386 हो गया है, जो शाम 4 बजे 396 पर था। प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नए समय की घोषणा की है। केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 से शाम 5:30, दिल्ली सरकार के दफ्तर 10 से शाम 6:30, MCT के दफ्तर 8:30 से शाम 5 बजे तक चलेंगे। दिल्ली की सभी प्राइमरी यानी कि 5वीं तक की जो क्लासेस हैं उन स्कूल्स में छुट्टी कर दी गई है। बच्चे ऑनलाइन क्लास ही पढ़ेंगे, छोटे बच्चे बाहर नहीं आएंगे अपने घरों से। इसके अलावा सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। तो कुछ ये अगर हम देखें तो निर्देश जारी किए गए हैं। तो नव भारत टाइम्स अखबार है और इसका जिक्र मैं कर देती हूँ। तो देखिए, प्रदूषण से सांसें आफत में है, दफ्तरों का समय बदला है, यानी कि कुछ कुछ कोशिश जो है वो सरकार अपने स्तर पर कर रही है। जैसे कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है गाड़ियों के ज्यादा ट्रैफिक से निपटने के लिए, ताकि ज्यादा ट्रैफिक एक वक्त पर इकट्ठा ना हो, जमा ना हो, जैम की स्थिति ना बने और पोल्यूशन ना बढ़े। मुख्यमंत्री आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया है और नए कार्यक्रम के तहत ये बता दिया है किस तरह से अलग अलग स्केड्यूल में डिवाइड कर दिया गया है, टाइमिंग्स में बदलाव कर दिया गया है। MCT के दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक होंगे। केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 से शाम 5:30 तक रहेंगे। इसके अलावा देखिए, दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू होने के बाद छिड़काव बढ़ाया गया है। तो ये तमाम इस तरह के जो है मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं स्थितियों को नियंत्रित किया जा सके। और स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए, धुंध की तस्वीरें नजर आएंगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और इसके बाद अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आसियान की बात करते हैं। चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह। अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर समझौता होने के बाद अब दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात होने वाली है। तो देखिए, मुलाकात अलग अलग स्तर पर अलग अलग वक्त पर हमने देखी है और एक बार फिर से इस मुलाकात का जिक्र हो रहा है। तो ये बताया जा रहा है कि जैसे अभी हमने देखा किस तरह से मुलाकात हुई है दोनों देशों के समकक्षों की, ऐसे में एक बार फिर से मुलाकात होने वाली है। आसियान के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जा रहे लाओस जा रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां अपने समकक्ष चीनी समकक्ष जोंग जून से मुलाकात करेंगे। पिछले महीने पूर्वी लद्दाख में दोनों सेनाओं के पीछे हटने का समझौता हुआ था, जिसके बाद पिछले हफ्ते भारत और चीन के सैनिकों ने देपसांग और डेमचोक में गश्त फिर से शुरू कर दी। उसके बाद ये पहली मंत्री स्तरीय बैठक होगी, यानी कि एक बार फिर से मुलाकात होगी और आगे अगर हम देखेंगे तो परस्यू किया जाएगा ताकि ये जो यथास्थिति है ये बनाई रखी जा सके। कहीं ना कहीं जो दोनों देशों के बीच संबंध है वो बेहतर रहे पहले से, और ये जो विवाद है चीन सीमा, इस विवाद
को नियंत्रित रखा जा सके। तो ये हेडलाइन भी आपको दिखा रहे हैं, खबर आपको दिखा रहे हैं और कुछ पंक्तियां पढ़ के समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए 20 नवंबर से लाओस में शुरू हो रहा है आसियान शिखर सम्मेलन। तो चीन के रक्षा मंत्री पहुंच रहे हैं और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जा रहे हैं। 10 देशों के संगठन के 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं की बैठक होगी। तो एक तो हो गई आप संगठन की बैठक और एक दोनों जो समकक्ष हैं, चीन के समकक्ष जो हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात करने वाले हैं और पूर्वी लद्दाख में टकराव के जो 2 अहम बिंदु हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि विश्वास बहाली के तौर पर एक बड़ा कदम देखा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि चीन के साथ रिश्ते हमारे थोड़े बेहतर रहे, तो कोशिश चीन भी कर रहा है क्योंकि वो भी अब नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से कोई विवाद रहे भारत के साथ, चूंकि पड़ोसी मुल्क है, दोनों की सीमाएं सची हुई हैं। बहरहाल देखना होगा क्या कुछ होता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हमें खुद का विकास मॉडल विकसित करना होगा जिसका दुनिया अनुसरण करेगी, मोहन भागवत ने कहा। दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर खबर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुग्राम में आयोजित विकसित भारत की दिशा सम्मेलन में अपने विचार रखे। उन्होंने इस दौरान विकास और पर्यावरण की रक्षा को लेकर चर्चा की है। भागवत ने कहा है कि विकास करें या पर्यावरण की रक्षा करें, दोनों में से एक को चुनना है, लेकिन हमें दोनों को साथ लेकर चलना होगा, ये कहा गया है मोहन भागवत की तरफ से। उन्होंने कहा कि जब तकनीकी प्रगति के मापदंडों की बात आती है तो बस 4% जनसंख्या को 80% संसाधन मिलते हैं और ऐसे विकास के लिए लोगों को पूरी मेहनत से काम करना पड़ता है। नतीजे ना मिलने पर निराशा भी होती है, ये उनके द्वारा कहा गया है। और ऐसी स्थिति में कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, अपने ही लोगों पर डंडा चलाना पड़ता है, जो आज की स्थिति में साफ तौर से देखा जा रहा है। तो इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो किया है मोहन भागवत ने और ये भी कहा है कि देखिए दुनिया अनुसरण करती है भारत का, भारत की तरफ देखती है और हमें आगे भी ऐसी स्थितियां रखनी होंगी। हमें विकास का ऐसा मॉडल तैयार करना होगा कि दुनिया हमारा अनुसरण करे, दुनिया हमारी तरफ चूंकि देखती है उस तरीके से, भारत का वो कद है अब विश्व स्तर पर। तो हेडलाइन आपको दिखा रहे हैं और मोहन भागवत किस तरह से ये तमाम बातें कह रहे थे। आरएसएस के संचालक बोले हैं शिक्षा बिना संभव नहीं है, लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन शिक्षा भारत केंद्रित होनी चाहिए। ये इस बात का जिक्र किया है कि शिक्षा में भी इस बात का ख्याल होना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है, यानी कि हम जो कुछ पढ़े उसमें राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए, ना कि किसी धर्म विशेष की बात पहले होनी चाहिए। ये सभी के लिए बात उन्होंने कही है। गुरुग्राम के SGT विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शोधार्थी सम्मेलन का शुभारंभ हुआ, जहां वो ये बात कहते हुए नजर आए। तो देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें आधार पर करना है अपने विकास को और इस तरह से विकसित करना है कि दुनिया हमारा अनुसरण करे, हमारी तरह देखें कि भारत में क्या मॉडल तैयार हुआ है, या फिर यहाँ के युवा क्या सोचते हैं, या फिर यहाँ पर किस तरह से आगे की तरफ डेवलपमेंट जो है वो लगातार बढ़ रहा है अलग अलग अगर हम देखें प्लेटफॉर्म्स पर। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने एक दूसरे के नेता को अपने साथ जोड़ लिया है। धिंगान कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में आ गए हैं। इशारा खान आप से कांग्रेस में चले गए हैं। दैनिक भास्कर में इस खबर को तरजीह दी गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ वक्त बाकी है और उससे पहले किस तरह से ये पाला बदलने की जो स्थितियां हैं वो लगातार चल रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव महज 2 महीने बाद है, लेकिन इससे पहले 2 सहयोगियों के बीच एक अनूठी लड़ाई चल रही है। ठीक है, INDI ब्लॉक के 2 घटक दलों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक दूसरे के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाने की जो होड़ है वो लगातार हम देख रहे हैं। प्रतियोगिता चल रही है, कंपटीशन समझ लीजिए आप। दोनों पार्टियां यूं तो बीजेपी के खिलाफ लड़ने का दम भरती हैं और कहती है कि हमारा जो विजन है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर आप स्थिति देखिए, जब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो एक दूसरे के लिए कंपटीशन यहाँ पर पैदा हो गया। कोशिश चल रही है कैसे एक दूसरे को कमजोर किया जाए। मजबूत नेताओं को पार्टी में शामिल करवाना यूं तो राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जाता है, लेकिन जो कुछ दिल्ली में चल रहा है उससे सवाल ये पैदा होगी कि क्या ये पार्टियां वाकई दूसरे को कमजोर कर बीजेपी से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही हैं। कल आम आदमी पार्टी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के पूर्व विधायक वीर सिंह निगान को अपनी पार्टी में शामिल करवाया। दरअसल वीर सिंह निगान सीमापुरी से विधायक रह चुके हैं। सीमापुरी सुरक्षित सीट है, इसलिए आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि बड़े दलित चेहरे को कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आने पर जाहिर तौर पर पार्टी को फायदा होगा। वहीं कुछ घंटों बाद कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के एक पूर्व विधायक इशारा खान को अपने पाले में लाकर हिसाब बराबर कर लिया है। तो ये कॉम्पिटिशन है जो चल रहा है, स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं और मेरे हाथ में भी अखबार है जिसमें इस खबर का जिक्र किया गया कि 2 पूर्व विधायकों ने किस तरह से पाला बदला है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कि INDI गठबंधन का हिस्सा है और लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के साथ ही
कुछ राज्यों में, सब में तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन अब देखिए चूंकि दिल्ली का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गई हैं। अब ये भी इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे जब आप गठबंधन के तहत हैं और आप एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जब बात दिल्ली विधानसभा चुनावों की आई कि यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यहाँ पे किसकी सरकार होगी, तो एक दूसरे से अलग हो गए और एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश जो है वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जा रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देव दिवाली पर काशी हुई है जगमग, 21 लाख दीपों से जगमगाई है देवनगरी। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस है। वाराणसी में कल देव दिवाली मनाई गई है। श्रद्धालु ने मां गंगा किनारे 84 घाटों और 700 मठों मंदिरों में 25 लाख दिए जलाए हैं। 8 घाटों पर तकरीबन 60 मिनट तक ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी हुई है। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लेजर शो ने दीपोत्सव की खूबसूरती को बढ़ा दिया। इससे पहले 21 अर्चकों और 42 रिद्धि सिद्धि ने मां गंगा की महाआरती की। आरती में एक रिकॉर्ड 1 लाख लोग शामिल हुए। लोग इस पल को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आए हैं। दशाश्वमेध 80 घाट पर टूरिस्ट की जबरदस्त भीड़ रही। चलना मुश्किल हो रहा था। देव दिवाली देखने इंडोनेशिया, वियतनाम और फ्रांस समेत 40 देशों के मेहमान आए थे। अनुमान के मुताबिक दुनिया भर से 15 लाख लोग काशी पहुंचे थे। तो काशी महादेव की नगरी, वहां पर किस तरह से देव दिवाली मनाई गई और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे। और सबसे इंटरेस्टिंग ये जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि 40 देशों के रिप्रेजेंटेटिव, 40 देशों के लोग यहाँ पर, माफ कीजिएगा, पहुंचे और देव दिवाली का उन्होंने लुत्फ उठाया है। देव दिवाली कार्यक्रम उन्होंने देखा है। किस तरह से ये देखना काफी दिलचस्प रहा। तो दियों से जगमगाती हुई नजर आई है काशी नगरी, एक साथ जब इतने सारे दिए जलाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और स्क्रीन पर तो आप देख ही रहते हैं तस्वीरें। सराय कालेखा चौक का नाम बदला है, अब बिरसा मुंडा चौक कहलाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया है। दैनिक भास्कर में इस खबर को फ्रंट पेज पर तरजीह दी गई है। तो देखिए, दिल्ली के सराय कालेखा चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है। अब इस चौक को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है। और देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि सराय कालेखा ISBT बस स्टैंड के बाहर बने चौक को भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। इस प्रतिमा चौक का नाम देखकर न केवल दिल्ली के नागरिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड पर आने वाले लोग भी निश्चित रूप से उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे, उन्हें जानेंगे। तो एक बड़ा फैसला जो है ये सरकार की तरफ से लिया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है और चौक का नाम बदल दिया गया है। ये देखिए, फ्रंट पेज पर इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। तो सराय कालेखा चौक का नाम बदला है, बिरसा मुंडा चौक ये कहलाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया है। शुक्रवार को यानी कि कल अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया है। आदिवासी नेता हैं ये, नेता रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर ये बड़ा फैसला लिया गया। मनोहर लाल ने घोषणा की है कि सराय कालेखा ISBT के नाम के बाहर बने सराय कालेखा चौक का नाम अब बदल दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल ने ये घोषणा की है, अहम घोषणा की है। और इस दौरान देखिए तमाम बातें भी कही हैं और उनके योगदान को भी याद दिलाया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ये बताते हैं आपको कि थप्पड़ कांड जो कि बहुत प्रचलित हुआ है, हमने देखा भी जो उपचुनाव हुए राजस्थान में उस दौरान। तो मीणा 14 दिन की हिरासत में है, हालात संभल गए हैं। अमर उजाला में इस खबर को इम्पोर्टेंस मिली है। राजस्थान के टोंक जिले में एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारने के आरोप में गिरफ्तार नरेश मीणा को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार के वकील सीताराम शर्मा ने बताया कि पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था का हवाला देने के बाद अदालत ने नरेश मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का निर्देश दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो थप्पड़ कांड बहुत प्रचलित हुआ और इसमें देखिए अहम बात ये भी रही
कि किस तरह से थप्पड़ मारने के बाद भी नरेश मीणा की तरफ से अब किसी भी तरह से अगर हम देखें तो अपनी गलती का एहसास नहीं था और साफ तौर पर कहा कि एक थप्पड़ और मारना चाहिए था एसडीएम को। उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि चुनाव में हेरफेर हो रही थी, इस वजह से उन्होंने इसको अंजाम दिया है। हालांकि देखिए तमाम धाराओं के तहत उन पर केस दर्ज कर दिया गया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। और इस बीच देखिए बाकायदा डीएम ने बताया कि कहीं ना कहीं कोशिश थी ये बाहर के लोगों की कि यहाँ पर माहौल ख़राब किया जा सके और जो चुनाव है प्रभावित करवाए जा सके, और इसीलिए बड़ी कोशिश की गई। और इसके बाद देखिए जब पुलिस वहाँ पर पहुँची है गिरफ्तार करने के लिए नरेश मीणा को, तो किस तरह से उनके समर्थकों ने हमला किया पुलिस वालों पर, पत्थरबाजी भी वहाँ पर हुई। हालांकि उसके बाद स्थिति को संभाल लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। कल कोर्ट में पेशी हुई है, 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस मामले में, क्योंकि नरेश मीणा चुनावी मैदान में निर्दलीय विधायक के तौर पर देखना होगा कि अगर जीत जाते हैं तो क्या स्थितियां होती हैं, और नहीं जीते तो बहरहाल अभी फिलहाल अदालती कार्रवाई चल ही रही है। आगे बढ़ जाते हैं तो देखिए नेहरू की द रोल्स रॉयल्स के कारण वैवाहिक विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। दैनिक जागरण में, अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऑर्डर पर 1951 में बड़ौदा की महारानी के लिए खरीदी गई एक एंटीक सिंगल मॉडल रोल्स रॉयस कार एक नवविवाहित जोड़े के बीच अलगाव का कारण बन गई है। 73 साल पुरानी एंटीक कार एच.जे. मुलिनर एंड कंपनी ने बनाई थी, जिसकी कीमत आज भी 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इसी कार की वजह से अब शाही परिवार की एक बेटी के वैवाहिक विवाद का ये मामला दहेज और उत्पीड़न के बीच झूलता हुआ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। लड़की और उसका परिवार खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज के एडमिरल और कोंकण के शासक का वंशज बताते हैं। तो स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं खबर कि किस तरह से ये विवाद बढ़ गया है और अब अदालत तक ये विवाद जो है वो पहुंच गया है। तो देखना होगा इस विवाद में आगे क्या कुछ होता है। और देखिए अखबार है मेरे हाथ में और ये हेडलाइन भी आप देख सकते हैं। तो बड़ौदा की महारानी का ये विवाद है और बड़ौदा की महारानी के लिए नेहरू ने मंगवाई थी रोल्स रॉयस, अब वैवाहिक विवाद की वजह बन गई है। 1951 की हैंडमेड विंटेज कार है जिसकी कीमत 2.5 करोड़। शीर्ष कोर्ट में दहेज का मामला। तो देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है और अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। महिला का दावा है कि कार को दहेज में हासिल करने के लिए पति उसे परेशान कर रहे हैं। दोनों लंबे समय से अलग रह रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने महिला की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ने कहा है महिला की याचिका पर सुनवाई की है और महिला की तरफ से वरिष्ठ वकील ने पक्ष रखा है। और अब देखना होगा अगर दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण ढंग से विवाद सुलझा लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कहा गया। पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों के वकीलों ने बताया कि विभिन्न मंचों के जरिए पहले के मध्यस्थता के सभी प्रयास जो है विफल रहे हैं और अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को है। ये कहा गया है कि आपसी संपर्क करें और आपस में ही इस मामले को अगर सुलझा लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। श्रद्धा हत्याकांड का आरोपी आफताब लॉरेंस के निशाने पर। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग पूरे देश में कुख्यात हो गया है। आए दिन लोगों को इस गैंग के नाम से रंगदारी की कॉल आ रही है। इसी बीच मुंबई पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस में आरोपी आफताब पूनावाला लॉरेंस गैंग के निशाने पर है। तो अब लॉरेंस गैंग का नाम एक बार फिर से जो है वो सामने आया है और इस बार देखिए श्रद्धा मामले में जो आरोपी है वो भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर है। तो लगातार लॉरेंस गैंग का जो नाम है वो सुनने को मिल रहा है। अलग अलग जगह से इस तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। और इसी के साथ ही सुर्खी अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।